तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी के योगदान का महत्व बताइए। आंसर की तरफ चलते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई के एक गांव खड़क में हुआ था। उनके पिता एक पारसी पुरोहित थे। 4 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी शिक्षा व्यवस्था उनकी मां ने की थी। उन्होंने केमा एंड सन्स जो एक पारसी कंपनी थी में कार्य करना शुरू किया। 1866 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अगर डेट की बात की जाए तो 1 दिसंबर 1866 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उनकी मृत्यु 30 जून 1917 ईस्वी को हो गई थी। दादा भाई को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वृद्ध पितामह कहा जाता था। उनका कहना था, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो न्याय चाहते हैं। इन्होंने कहा, भारतीयों को 3 अधिकार मिलने चाहिए: स्वराज पाने का अधिकार, उच्च सरकारी पदों पर अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्तियां हो, भारत और इंग्लैंड में न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध हो। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 19वीं सदी के 2 समाचार पत्रों का नाम बताएं जो अब भी प्रकाशित होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द स्टेटमेंट्स 1938 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो 11 सितंबर। कब? तो यहां पे देख लेते हैं, 11 सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित किया गया था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी। 19वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा तथा नर बलि जैसी कुरीतियां प्रचलित थी। साथ ही समाज में हिंदू धर्म के दोष यथा जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता, असमानता और अनेक बुराइयां भी व्याप्त थी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले कौन थे? समाज सुधार हेतु इनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंद राव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं एक क्रांतिकारी थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1873 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य, ज्योतिबा फुले ने महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। इन्होंने महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के कल्याण के लिए कार्य किए। साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके उत्थान हेतु काफी प्रयत्न किए। स्त्रियों की स्थिति में उत्थान हेतु एवं शिक्षा हेतु वर्ष 1848 ईस्वी में एक विद्यालय भी खोला और स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण संपूर्ण भारत में असंतोष और क्षोभ व्याप्त था। इस असंतोष पर अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी रोलेट की रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पारित किया गया, जिसके द्वारा राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उससे जमानत लेने व कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार को अधिकार प्राप्त हो सके। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी। गांधी जी ने इस अधिनियम का विरोध करने के लिए सत्याग्रह लीग की स्थापना की। उन्हीं के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण देश में इस अधिनियम के विरुद्ध हड़ताल की। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इसके प्रारंभ होने के कई कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत की ब्रिटिश सरकार के अंग के रूप में विकसित करने के आश्वासन पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पर रूसी क्रांति 1917 की सफलता का प्रभाव पड़ा। कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को अपर्याप्त, निराशाजनक तथा कूटनीतिपूर्ण माना। रोलेट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग कांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की नींव का कार्य किया। 1 अगस्त 1920 को शुरू असहयोग आंदोलन के 2 स्वरूप थे, नकारात्मक तथा रचनात्मक। रचनात्मक के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन, 20 लाख चरखों का वितरण, स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि आदि तथा नकारात्मक स्वरूप के अंतर्गत सरकार से प्राप्त उपाधियों, अनैतिक पदों का त्याग, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मत निषेध तथा अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार आदि शामिल था। आंदोलन की शुरुआत के कुछ समय पश्चात इनके सिंहासन चोरी चोरा घटना होने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित करने का निर्णय लिया। आंदोलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति न कर सका, परंतु इसके द्वारा भारत की जनता को गांधी जी स्वराज प्राप्ति हेतु एक सूत्र में बांधने में पर्याप्त सफल रहे।
क्वेश्चन है, मौसम से आप क्या समझते हैं? भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसमों को इंगित कीजिए। मौसम एक निश्चित समय पर किसी स्थान या क्षेत्र में वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, वायु गति, वर्षा, मेघाच्छन्नता आदि तत्वों का संयुक्त प्रभाव को उस स्थान का मौसम कहते हैं। किसी भी स्थान या क्षेत्र विशेष के मौसम में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन प्रायः अनियमित भी होते हैं। अब देखिए मौसम क्या होता है। मौसम देखिए हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मौसम लंबे टाइम में बदलता है। कभी देखिए बहुत ज्यादा सर्दी है तो कभी देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, कभी कभी तो धूप निकली होती है और बारिश होने लगती है। तो मौसम क्या है, ये अल्पकालिक कारक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसम, भारत की जलवायु को वर्षा के आधार पर निम्नलिखित 4 ऋतुओं या मौसम में विभक्त किया है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या लौटते मानसून का समय। शीत ऋतु यह मौसम भारत में सामान्य रूप से मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक रहता है। इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तथा उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होता है। इस दौरान देश के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान कम होता है। ग्रीष्म ऋतु यह मौसम मध्य मार्च से जून तक रहता है। मार्च के अंत तक सूर्य विषुवत रेखा को पार करके कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप उच्च ताप की पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। वर्षा ऋतु यह मौसम भारत में मध्य जून से सितंबर तक होता है। इस दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से घनघोर वर्षा होती है। शरद ऋतु भारत में अक्टूबर से मध्य सितंबर तक रहती है। इस अवधि में उत्तरी भारत में बढ़ रही मानसूनी हवाएं पीछे हटने लगती हैं। दैनिक तापांतर में भी वृद्धि हो जाती है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण परि प्लस आवरण शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर एवं ढका हुआ। इसके अनुसार प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली समस्त प्रकार की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वस्तुएं एवं दशाएं उसका पर्यावरण कहलाती है। ओजोन परत पर्यावरण का रक्षा कवच कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रीयों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, आर्थिक, सामाजिक एवं समस्त अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रों के प्रयत्नों तथा कार्यों में समन्वय की स्थापना करना। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। बेरोजगारी वो स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा रखने व जीविकोपार्जन के प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है। भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण है। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेरोजगारी अब क्या है। सभी लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, हम वर्क करें, लेकिन वर्क नहीं मिल पाता। तो ये क्या है? ये बेरोजगारी तो है, लेकिन की मतलब इंसान करना भी वर्क चाहता है लेकिन उसे प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। व्यक्तिगत कारण, अब इसके कारणों को जान लेते हैं, जैसे आयु, व्यवसाय की योग्यता का अभाव तथा बीमारी एवं शारीरिक अयोग्यता, जनसंख्या में अतिशय वृद्धि, क्योंकि देखिए जब बहुत ज्यादा जनसंख्या जिस लिमिट में बढ़ रही है, जितनी कहते नहीं कि जनसंख्या जैसे बढ़ रही है 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, लेकिन जो रोजगार है वो जैसे 1, 2, 3 इस क्रम से बढ़ रहे हैं। तो रोजगार जो है वो कम है और जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। मौसम एवं प्राकृतिक कारण जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, तूफान तथा चक्रवात आदि। कृषि की पिछड़ी दशा, शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा का अभाव, व्यापार चक्र मंदी का संकट, सरकारी नीतियां, कुटीर उद्योग का ह्रास, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, उद्योगों का केंद्रीकरण, शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे सरकारी नीतियां हैं तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। कुटीर उद्योगों का हाथ, कुटीर उद्योग नहीं, जरूरी तो है नहीं कि जॉब ही मिल जाए, इंसान अपना वर्क करना चाहता है, लेकिन क्या हो रहा है? कुटीर उद्योगों का हास हो रहा है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अब शिक्षा क्या? शिक्षा तो दिए चले जा रहे हैं लेकिन व्यावसायिक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ज्यादातर माता पिता भी यही सोचते हैं, क्योंकि अब उनको भी पता है कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, तो बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लिया, उसके बाद किसी काम में लगा दिया, लेकिन वहां पे भी उनको अच्छे से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि अगर शिक्षा दी जाए तो इस तरह से दी जाए कि उनको रोजगार प्रोवाइड हो सके, है ना। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि कितना भी कोई पढ़ ले, लेकिन उसके बाद में क्या हाथ लगता है कि बेरोजगारी हाथ लगती है। अब वो बच्चा जो पढ़ चुका है, अब वो किसी काम का भी नहीं रहा, यानी मतलब अब वो कोई काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, स्टडी से जुड़ा हुआ है। अब उससे आप कहो कि आप जाके खेतों में काम करो तो क्या वो खेतों में काम कर पाएगा? है ना। या आप और कोई भी काम कह दो तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है इसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके बाद है उद्योगों का केंद्रीकरण, शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत के भौगोलिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है, इसका नाम उल्लेख कीजिए। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। उच्चावचीय विशेषताओं के आधार पर भारत को लिखित 4 भूभागों अथवा भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, समुद्र तटीय मैदान, ये
खो जाते हैं। सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं, कार्य बताएं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन। इस परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुनाव होता है। इसका सत्र निरंतर चलता रहता है। सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने की है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कांग्रेस कार्य समिति द्वारा फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए गांधी जी को दिया गया था। गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। इसके पूर्व गांधी जी ने जनवरी 1930 में ब्रिटिश सरकार से 11 मांगे रखी थी और पूरा न करने पर 12 मार्च को नमक कानून के उल्लंघन के साथ इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के साथ की। इस आंदोलन की प्रमुख बातें थी, नमक कानून तोड़ा जाए, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए, सरकार को कर न दिया जाए। शीघ्र ही यह आंदोलन पूर्ण भारत में फैल गया। सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया पर आंदोलन को कमजोर करने में सरकार को सफलता नहीं मिली। अतः लॉर्ड इरविन के प्रयासों से भारतीय समस्या को हल करने के उद्देश्य से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। जुलाई 1933 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। पूना समझौता। यह समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, परंतु दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। इस समझौते से गांधी जी, हरिजन नेता व सरकार तीनों ही सहमत थे। भूमंडलीय के आर्थिक प्रभाव को समझाएं। भूमंडलीय आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया। इसके लिए उठाए गए कदमों से कक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया है। निर्यातों में वृद्धि हो रही है, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, विदेशी वस्तुएं भारत में आसानी से उपलब्ध होने लगी हैं, रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत ने तमाम सफलताएं अर्जित की हैं। भारत के उत्तर के मैदान का उल्लेख कीजिए। भारत के उत्तर के मैदान के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मध्य लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह विश्व के सबसे उपजाऊ एवं घनी जनसंख्या वाले मैदानों में से एक है। इसका सामान ढाल उत्तर से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व को है। यह मैदान उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम की ओर यह मैदान थार के मरुस्थल में मिल गया। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सिंधु नदी का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से उत्तरी मैदान का भारत के लिए अत्यधिक महत्व। इसकी उर्वरक जड़ोल मिट्टी के कारण यह कृषि संपन्न प्रदेश है। सदाबहानी नदियों के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में सिंचाई होती है तथा जल परिवहन के योग्य है। इसके समतल एवं कोमल शेलों से बने होने के कारण यहाँ सड़क एवं रेल मार्ग सघन रूप से है। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसे दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं जीविका कमाने के प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। बेरोजगारी वो दशा है जिसमें शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा भी रखता है, प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए और शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। रोजगार कार्यालय की स्थापना की जाए तथा छात्रों को विभिन्न प्रकार के रोजगार का ज्ञान कराया जाए। निर्माण कार्यों में वृद्धि एवं यातायात, जल कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा आदि सेवाओं का विस्तार किया जाए। किसानों को उन्नत जाति के बीज, फसल, रक्षक दवाएं देकर सघन कृषि में एक से अधिक फसलें बोने की सुविधाएं देकर सघन कृषि हेतु प्रोत्साहित कर मौसमी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है जिसमें जानवरों को रखा जाता है। इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति होती है या पूरी तरह स्थानीय सरकार द्वारा संचालित होती है। अभ्यारण्य यह एक तरह से वन संरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें वन्य जीवों को घूमने फिरने की आजादी होती है। इसका उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी, वन संपदा को संरक्षित करना होता है। वनों से हमें क्या क्या लाभ है, वनों के लाभ देख लेते हैं। वनों से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष यानी सीधे जो दिखते, अप्रत्यक्ष यानी जो दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत से लाभ होते हैं। तो देख लेते हैं प्रत्यक्ष लाभ। वनों से अनेक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू उपयोग की लकड़ी मिलती है। वनों से चमड़ा, रंगने के पदार्थ, औषधियां, जड़ी बूटियां, लाख, गोंद आदि पदार्थ मिलते हैं जिसमें अनेक उद्योग चलते हैं। लकड़ी चीरने, फर्नीचर पदार्थ, वनोपज एकत्रित करने के व्यवसाय वनों पर आधारित है। वनों के ठेके देने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। वनों में पशुचारण होता है। वनों से राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं।
वन वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र है। अब अप्रत्यक्ष देख लेते हैं लाभ। वन जलवायु के नियंत्रक हैं। वनों से आर्द्रता बनी रहती है। वनों का योगदान बाढ़ों को रोकने में है। वन मृदा अपरदन रोकने में महत्व। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मेरा क्वेश्चन हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हो जाते हैं। महासभा, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद यह एक प्रकार के कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वर्तमान में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रन्यास परिषद, इस परिषद ने प्रन्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन हेतु प्रन्यास समिति का निर्माण किया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के हैग में की गई। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों हेतु होता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। जलवायु तथा मौसम की परिभाषा लिखिए, अथवा मौसम से आप क्या समझते हैं? जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में एक दीर्घ अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु मानी जाती है, जबकि किसी स्थान पर निश्चित समय तक जाने वाली मौसम दशाओं जलवायु कहते हैं, यानी मौसम दशाओं को जलवायु कहते हैं। मौसम किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु के अंतर्गत तापमान, वायु दाब, वायु दिशा, वायु गति और नमी आदि आते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन स्थितियों को मौसम कहा जाता है। वर्ष भर के औसत मौसम से जलवायु निर्धारित होती है। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए? 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिमी कबाइली प्रदेशों में सियाना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। शीघ्र ही यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। महाराष्ट्र में सन 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत वुडके ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया। सन 1839 ईस्वी में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने सैनिकों को संगठित कर बादामी किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने यह विद्रोह भी दबा दिया। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में प्रार्थना समाज के विषय में लिखिए। आपका क्वेश्चन हो जाता है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौरान दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद नराडे ने बंबई में 31 मार्च 1867 को की। प्रार्थना समाज के मुख्य नियम, ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है। ईश्वर की आराधना से ही इस संसार से जाने के बाद सुख प्राप्त हो सकता है। कार्य, जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा अन्य हिंदू कृतियों के विरुद्ध आंदोलन करना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। बंग भंग, चोरी चोरा कांड और बारदोली सत्याग्रह। बंग भंग के बारे में जान लेते हैं। बंगभंग उन दिनों बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा था। उसमें पूरा बंगाल यानी वर्तमान पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश, बिहार तथा उड़ीसा यानी ओडिशा सम्मिलित थे। इतने बड़े प्रांत के शासन में सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इसमें संदेह नहीं। उधर असम का प्रांत बहुत छोटा था, इसलिए बंगाल के आकार को कम करने के सुझाव पहले भी दिए जा चुके थे, किंतु उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा सबसे पहले दिसंबर 1903 में की गई। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन की औपचारिक घोषणा कर दी गई और 16 अक्टूबर को उसे लागू कर दिया गया। योजना के अनुसार बंगाल के 2 भाग कर दिए गए। पूर्वी बंगाल तथा असम नाम के एक नए प्रांत का निर्माण किया गया। इसमें असम के अतिरिक्त पूर्वी बंगाल को बड़ा क्षेत्र, चिटगांव, ढाका तथा राजशाही मंडल, हिल, त्रिपुरा तथा मालदा सम्मिलित थे। उसकी राजधानी ढाका निश्चित की गई। बंगाल का नाम प्रांत बना रहा और उसमें बिहार तथा उड़ीसा पूर्व सम्मिलित बने रहे। कलकत्ता उसकी राजधानी बना रहा। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी ना होकर 4 फरवरी, ठीक है ना, 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह। स्वतंत्रता संग्राम के समय वर्ष जून 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया।
किया था। यह आंदोलन गुजरात राज्य में हुआ था। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। आंदोलन का मूल्यांकन एवं महत्व। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग व कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों व देशभक्तों ने भाग लिया। यह आंदोलन छुटपुट रूप से 1945 तक चलता रहा। आंदोलन द्वारा तुरंत भारतीय स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, तथापि उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सरकार यह भलीभांति समझ गई कि भारत में जनजागृति हो चुकी है और ब्रिटिश सरकार की संपूर्ण शक्ति के आधार पर ही भारत को अधिक समय तक पराधीन बनाए नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था और उसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के बेस्टील के पतन या सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन विश्वास तथा गरिमा की सूचक थी। यही कारण था कि जेल से मुक्त होने पर नेताओं ने देशवासियों की उसके जेल में होने पर आंदोलन को चलाने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। महात्मा गांधी ने कहा, मैं कांग्रेस के विद्रोह को स्थगित नहीं कर सकता जो पूर्णतः अहिंसात्मक है। मुझे इस पर गर्व है। मुझे कोई सुधार नहीं करना क्योंकि मुझे किसी दोष का आभास नहीं है। पंडित नेहरू ने कहा, सन 1942 ईस्वी में जो कुछ हुआ उस पर मुझे निसंकोच गर्व है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उसकी निंदा नहीं कर सकता जिन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन ने भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम में एक और शानदार अध्याय जोड़ दिया। सरदार पटेल ने कहा, भारत के ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विलप कभी नहीं हुआ जैसे पिछले 3 वर्षों में हुआ। जिस उत्साह से लोगों ने कार्य किया उस पर हमें गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी भारत छोड़ो की मांग पर तो अटल है ही, उसे एशिया छोड़ो की मांग भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों का वर्णन कीजिए। चीनी उद्योग के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो कि यहाँ पे नहीं है। पहले प्रथम स्थान था लेकिन महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। अब ये सेकेंड नंबर पर है और महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर हो जाता है। यहाँ चीनी की 109 मिलें हैं। भारत का लगभग 30% चीनी उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। चीनी की मिलें मुख्यतः गोरखपुर, देवरिया, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, प्रयागराज, बस्ती, बरेली में है। इसी उद्योग के अंतर्गत दानेदार चीनी के अतिरिक्त खांड, सारी, शक्कर, तगार भी बनाई जाती है। गुड़ उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर और मेरठ है। सूती वस्त्र। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देश में तृतीय स्थान पर है। यहां सूती वस्त्र की 68 मिलें हैं। ये मिलें कानपुर, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, प्रयागराज, मऊ, वाराणसी, रामपुर, कानपुर में मोटे और मध्यम प्रकार के तंबू, ढेरे और दुस्ती कपड़ा अधिक बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा 13 कताई मिलों का संचालन किया जा रहा है। इसमें 5.2 लाख तकुओं की क्षमता वाली मशीनें लगी हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ द्वारा 11 कताई मिलों का संचालन किया जा रहा है। दरियां बनाने के प्रमुख केंद्रों में बरेली, आगरा, इटावा, सीतापुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर तथा मुरादाबाद हैं। गलीचे बनाने के केंद्रों में आगरा, वाराणसी, मैनपुरी और मिर्जापुर हैं। कपास ओटने के कारखाने प्रदेश के लगभग सभी बड़े नगरों में केंद्रित थे। ऊनी वस्त्र उद्योग का भी प्रदेश में कुछ केंद्रों में विकास हुआ। मिलों की संख्या 8 है, जिसमें 7 कताई की तथा एक संयुक्त मिल है। प्रमुख केंद्र कानपुर है। यहाँ की लाल इमली मिल प्रसिद्ध है। इसके अलावा मिर्जापुर में भी एक मिल है। दिया सलाई उद्योग। इस उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली, इसके अतिरिक्त सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, छावनी में, दरामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। चमड़ा उद्योग प्रदेश का उन्नतिशील उद्योग है। प्रदेश का कानपुर नगर चमड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। आगरा, मेरठ, लखनऊ से बरेली में चमड़ा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कागज उद्योग। राज्य में कागज की मिलें सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ में स्थित हैं। सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर में है। दफ्ती, कागज, कार्डबोर्ड बनाने की मिलें प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर तथा मेरठ है। मेरठ में गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। कांच उद्योग। उत्तर प्रदेश राज्य का देश के कांच उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में कांच कारखाने की कुल संख्या 32 है तथा चूड़ियां बनाने के 90 कारखाने हैं। फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध चूड़ियों का निर्माण केंद्र है। फैजाबाद के अतिरिक्त बेहजोई, नैनी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बाला, वर्ली, शासन, शिकोहाबाद तथा हाथरस कांच उद्योग में प्रमुख केंद्र है। सबसे अधिक लघु उद्योग गाजियाबाद में स्थित है। वृहद तथा मध्यम दर्जे की गाजियाबाद में 114 इकाइयां स्थित हैं। एल्यूमिनियम उद्योग।
प्रदेश में एल्यूमीनियम उद्योग का एकमात्र केंद्र सोन नदी की घाटी में स्थित मिर्जापुर जिले में है। मिर्जापुर जिले के रेणुकूट नामक स्थान पर स्थित हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन के कारखाने में नजदीक के वाराणसी तथा बांदा जिले से प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग करके एल्यूमीनियम धातु के पिंड और चादर बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर तथा मथुरा आदि नगरों में एल्यूमीनियम की चादरों से बर्तन बनाने के छोटे छोटे कारखाने स्थित हैं। रासायनिक उद्योग, इस उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अन्य उद्योगों के लिए राजनयिक पदार्थों यानी रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। गंधक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडा एश, अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, दवाइयां, रंग रोगन आदि इनमें प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब, बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में, सोडा एश और अमोनिया क्लोराइड बनाने का कारखाना वाराणसी में, कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में, गंधक का तेजाब व अन्य रासायनिक पदार्थ बनाने का कारखाना गाजियाबाद में तथा लोहे कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने के कारखाने प्रयागराज के शकरगढ़ में स्थित है। स्पिरिट और शराब उद्योग, स्पिरिट और शराब बनाने के कारखाने गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, दोलारा, मंसूरपुर और नवाबगंज में है। साबुन उद्योग, साबुन बनाने के कारखाने कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ व अन्य नगरों में केंद्रित है। खाद्य तेल उद्योग, उत्तर प्रदेश में तेल की आधुनिक बड़ी मिलें कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मोदीनगर में है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट कारखाने चुर्क, सोनभद्र, डल्ला एवं चुनार, मिर्जापुर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर तथा रायबरेली में स्थित हैं। कृषि यंत्र निर्माण उद्योग, उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के निर्माण उद्योग की स्थापना आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में हुई है, जहां बोने, जुताई एवं निराई, फसल काटने, गहने और ओसने, दुग्धशाला, कुक्कुटशाला, उपस्कर, पादप संरक्षण उपस्कर तथा फार्म परिवहन उपस्कर आदि बनाने के कारखाने हैं। साइकिल उद्योग, उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र आगरा, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज है। यहाँ रॉयल प्रिंस, पॉपुलर हंसा, जय हिंद, एशिया साइब्रो आदि साइकिलें बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, गत वर्षों में प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का काफी तीव्र गति से विकास हुआ। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के साथ साथ सहयोगी संसाधनों की भी स्थापना हुई। कुछ लब्ध प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रदेश के विभिन्न नगरों में हुई, जिसमें नोएडा, साहिबाबाद, पनकी, रायबरेली और लखनऊ प्रमुख है। इंजीनियरिंग उद्योग, सामान्यतः सभी धातुओं के निर्माण संबंधी उद्योग इस उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं, लेकिन प्रदेश में इसके विकास की दृष्टि से मुख्य रूप से संरचनात्मक अभियांत्रिकी, औद्योगिक संस्थान, मशीन टूल्स, हल्की निर्माण कला तथा विद्युत उपकरणों से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत प्रयागराज के पास स्थित नैनी में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना उल्लेखनीय है, जिसमें हाइड्रोलिक पेवस्टॉक्स, ट्रांसमिशन टावर, इस्पाती पुल, एलडी कन्वर्टर तथा औद्योगिक भवनों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ट्रेनें तथा भारी इस्पात के ढांचे बनाए जाते हैं। जूट उद्योग, जूट उद्योग की राज्य में 3 मिलें हैं, इसमें से 2 कानपुर में तथा एक सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र वाराणसी, कानपुर, इटावा व मोदीनगर है। वाराणसी की रेशमी साड़ियां अपनी गुणवत्ता के लिए देश विदेश में विख्यात हैं। वनस्पति घी उद्योग, प्रदेश में मोदीनगर, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ व गाजियाबाद में वनस्पति घी बनाया जाता है। खाद्य उद्योग, प्रदेश में खाद बनाने के प्रमुख कारखाने गोरखपुर व कानपुर में हैं। मगरवाड़ा, कानपुर, प्रयागराज में फास्फेट खाद भी बनाई जाती है। सूक्ष्म यंत्र बनाने का उद्योग, इस उद्योग के अंतर्गत जल मापक, मीटर, औद्योगिक हीरे, अनुवीक्षण यंत्र, स्टेथोस्कोप आदि बनाए जाते हैं। इसका प्रमुख केंद्र लखनऊ है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के साधन बताएं। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, मिर्जापुर लोहा उत्पादन क्षेत्र, ये हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, अपने प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं तीर्थ स्थानों का वर्णन कीजिए। प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, देवी पूजा, विजयादशमी, मकर संक्रांति। तीर्थ स्थान काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, ये हो जाते हैं। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई? जनगणना का महत्व बताएं। भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 में शुरू हुआ। जनगणना का महत्व राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक देश में जनसंख्यात्मक समंकों का महत्व होता है। किसी भी देश के योजनाबद्ध विकास के लिए जनसंख्या संबंधी समक अत्यंत उपयोगी होते हैं। जनगणना के महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। समाजशास्त्रीय महत्व, जनसंख्या तथ्य है। इस सामाजिक तथ्य की जानकारी जनगणना की सहायता से ही प्राप्त की जा सकती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से जनगणना संबंधी निम्नलिखित जानकारी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आ आपका हो जाता है जनसंख्या का आकार और उसकी संरचनात्मक विशेषताएं। बा हो जाता है विभिन्न वर्गों, जातियों, संप्रदायों और धार्मिक व्यक्तियों का
जनसंख्या में स्थान, जनसंख्या में जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, विवाह आदि, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात, शैक्षिक तथा व्यवसायिक स्थिति आदि। अर्थशास्त्रीय महत्व, अर्थशास्त्रीय दृष्टि से जनगणना के महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की योजनाओं को बनाने और सफलतापूर्वक संचालित करने में जनगणना का महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या की प्रवृत्तियों के आधार पर अनेक आर्थिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिए जनगणना संबंधी आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए भी जनगणना संबंधी आंकड़ों का महत्व है। जनगणना की सहायता से किसी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, बेकारी निर्धनता, ऋणग्रस्तता आदि आर्थिक पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उपर्युक्त तथ्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर हम जनसंख्या और खाद्य सामग्री के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जनगणना की सहायता से ही किसी देश की मानव शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है या मानव शक्ति किसी देश के आर्थिक विकास का आधार होती है। जनगणना प्रतिवेदन सरकार को राष्ट्रीय नीति के निर्माण में मदद करती है। जनगणना का व्यापारिक महत्व भी है। इसकी सहायता से हम भावी ग्राहकों का अनुमान लगा लेते हैं। इससे विपणन में सुविधा होती है। राजनीतिक महत्व, राजनीतिक दृष्टि से जनगणना संबंधी सब अंकों का निम्नलिखित महत्व है। जनगणना की सहायता से राज्यों का भाषा की दृष्टि से पुनर्गठन करने में मदद मिलती है। जनगणना निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में मदद करती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की जानकारी भी जनगणना के द्वारा ही प्राप्त होती है। इससे उपयुक्त वर्गों के व्यक्तियों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व के निर्धारण में सहायता मिलती है। जनगणना की सहायता से नगरों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार जनगणना से प्राप्त आंकड़े राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष महत्व रखते हैं। पंचशील से आपका क्या अभिप्राय है? इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पंचशील के सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेशी नीति का आधार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच आपसी बातचीत के द्वारा किया गया था। पंचशील के सिद्धांत प्रत्येक राज्य एक दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करना, प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियां, ईश्वर सर्वव्यापी, निराकार तथा एक है। उसकी पूजा का अधिकार सभी को है। सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है। ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है। मानव को अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों तथा बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा अजर और अमर है, जबकि शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। असहयोग आंदोलन के स्वरूप एवं कारणों पर प्रकाश डालें। 2017 और 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का स्वरूप, इस आंदोलन ने पहली बार संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। इस आंदोलन से यह सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ गिने चुने लोगों को ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला तथा कोई जगह ऐसी नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती रह गई हो। आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया। असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजों की प्रांत धारणा को तोड़ना था कि भारतवासियों में राजनीतिक चेतना का अभाव है तथा दासता को वे अपने भाग्य की नियति मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की स्थापना, इसमें देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार इसके 5 कार्य इस प्रकार है। सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना एवं आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय की प्रक्रिया को तेज करना तथा उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को विघटित करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। कुछ समय बाद इसके कार्यों में निरस्त्रीकरण और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना को भी शामिल किया गया है। हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। यह पश्चिम में सिंधु घाट से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाट तक चाप अर्थ की आकृति में है। कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश नामचाप रवा तक इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के दक्षिण में महान हिमालय की पर्वत श्रेणी या हिमालय की सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा या चामोलुंगमा
इस श्रेणी में नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो सिक्किम में स्थित मलाको नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर हैं। ये पर्वत शिखर संपूर्ण वर्ष हिम के ढके रहते हैं। इस श्रेणी में कई हिमनद तथा दर्रे पाए जाते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में या मध्य या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। महाभारत, लेक, पीर पंजाल, धौलाधर, चूरिया और मंसूरी श्रेणियां इस मध्य हिमालय के भाग हैं। काठमांडू घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी एवं कश्मीर घाटी जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है इसी पर्वत श्रेणी में है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मृत्यु दर में कमी, ऊंची जन्म दर, बाल विवाह, गर्म जलवायु, धार्मिक कारण, निम्न जीवन स्तर हो जाता है। यहाँ पे खनन का क्या अर्थ है? भारत में खनन व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। खनन से आशय पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गई है कि प्रतिवर्ष उसकी आवश्यकता करोड़ों टन होती है। इस खपत की पूर्ति हेतु बड़ी बड़ी कारखानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ है। फलस्वरूप खनीकरण ने विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया है। संसार में अनेक देशों में, जिसमें भारत भी एक है, खनन कार्य बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी छोटी खानों पर्याप्त थी। उस समय ये खाने 100 फुट और की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहां पानी निकल आया करता था वहां नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग से पंप आदि यंत्र नहीं थे। आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के उपाय बताएं। आतंकवाद क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। आतंकवाद वह वाद, विचारधारा या कार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत एक समूह या संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनहित तथा राष्ट्रीय हित का तनिक भी ख्याल न करते हुए हिंसा या हिंसक धमकी का सहारा लिया जाता है। लोगों में आतंक फैलाने के लिए निर्दोष लोगों, यहां तक कि बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की हत्या करके जानमाल की असीम क्षति तथा आत्मघाती हमले किए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है कि आतंकवाद केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। यह अंतरराष्ट्रीय चरित्र का है और निकट भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। आतंकवाद के मुख्य बिंदु निम्न है। यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है, इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है, या अवैध और गैर कानूनी होता है, या न केवल अपने तात्कालिक शत्रु को अपितु सामान्य लोगों को भी डराने और उसमें भय एवं आतंक पैदा करने की कोशिश करके उन्हें अपीड़ित एवं वश में करने का कुप्रयास करता है। यह अपने कार्यों या हमलों को इतने आकस्मिक और भयंकर रूप से अंजाम देता है कि केवल जनसाधारण में ही नहीं अपितु कभी कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना पैदा होती है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निम्न प्रयासों पर जोर देना चाहिए। सुरक्षा अभिकरणों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप की समाप्ति, खुफिया यंत्र को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता, सुरक्षा अभिकरणों को अत्याधुनिक सुरक्षा हथियारों व सुविधाओं से लैस करना, नागरिकों को आतंकी चुनौतियों के प्रति जागरूक करना, ये हो जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालें। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रभावी मूल्य समर्थन नीति के संचालन के लिए, संपूर्ण देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं परिचालन सुनिश्चित करने तथा बाजार स्टॉक को संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए, एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु भारतीय खाद्य निगम सरकार की खाद्यान्न निष्पादन नीति के अंतर्गत गेहूं एवं चावल का प्रबंध करता है। यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत प्रथम आपूर्ति श्रृंखला संबंधी निगम है। इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं एवं चावल खरीदता है। भारतीय खाद्य निगम यह कार्य जिला कार्यालयों के माध्यम से करता है। नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य क्या है? नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य फर्स्ट नंबर पर हो जाता है हवाई कार्य आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना। और 5th नंबर पर हो जाता है शांति में अधिकारियों स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक तथा जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो तथा महामारी रोकने हेतु टीकाकरण कार्यों में सहयोग करना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर को क्यों घोषित किया गया? किन्हीं 4 कारणों पर प्रकाश डालिए। हमारे देश का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर का दरबार
1857 की स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था। संघर्ष प्रारंभ होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक मेरठ से 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और इस अंतिम मुगल सम्राट को अपना नेता स्वीकार किया। बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर ने लगभग 3 माह तक दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रखा तथा अंग्रेजी सेनाओं को अनेक स्थानों पर पराजित किया। अंत में अल्प साधनों के कारण बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को पराजित होकर बंदी बनना पड़ा। अंग्रेजों ने उसे रंगून भेज दिया। 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन की बात कर लेते हैं। सन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने 1838 से 1908 ईस्वी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मुस्लिम समाज पर काफी प्रभाव पड़ा, जिससे इस्लाम धर्म के अनेक दोष दूर हो गए। उन्होंने वादियानी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका कथन था वो मुसलमानों के पैगंबर, ईसाइयों के मसीहा और हिंदुओं के अवतार माने जाते हैं। वे तलाक, बहुविवाह तथा पर्दा प्रथा के समर्थक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम बगहीन अहमदिया है। देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1866। यहाँ पे कायदे से लिख देते हैं अच्छे से, 1866, ठीक है ना। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात देवबंद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र रहा। एक मुस्लिम उलेमा जो प्राचीन मुस्लिम साहित्य के प्रकांड विद्वान थे ने देवबंद आंदोलन चलाया। उन्होंने मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद में शिक्षा संस्था की स्थापना की। इस आंदोलन के 2 उद्देश्य थे, कुरान तथा हदीस की शिक्षाओं का प्रचार करना तथा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना बनाए रखना। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने हेतु प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त नदवा उल उलूम लखनऊ 1894 ईस्वी मौलाना शिवली नुमानी महले हदीस पंजाब मौलाना सैयद नजीर हुसैन नामक मुस्लिम संस्थाओं ने मुस्लिम समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारतीय पुनर्जागरण अथवा नवजागरण का क्या तात्पर्य है? भारत में नवजागरण या पुनर्जागरण अंग्रेजी राज के अंतर्गत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब एवं गिरते हुए समाज के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में राजा राममोहन राय एवं सर सैयद अहमद खान ने धर्म एवं समाज सुधार के लिए कदम बढ़ाया। इसके साथ ही आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन भी धर्म व समाज सुधार से ही संबंधित थे। भारत में लगभग समस्त सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारने बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे विधवाओं का पुनर्विवाह पर निषेध एवं देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। नवजागरण काल के कुछ समाज सुधारक अग्रगण्य हैं। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, महादेव नराडे प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, सर सैयद अहमद खां साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति, दादा भाई नौरोजी पारसी सुधार आंदोलन, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी, पंडिता रामाबाई सरस्वती शारदा सदन। भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित स्थानों के नाम सहित अंकित कीजिए। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन हो जाता है उसमें ये आपको भारत का मानचित्र बनाना रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो चोरी चोरा अमृतसर चंपारण प्रयागराज, यानी कि भारत का मानचित्र बनाइए और उसके स्थान सहित अंकित कीजिए। जो ये नाम दिए हुए हैं जैसे चोरी चोरा हो गया, अमृतसर, चंपारण, प्रयागराज, इनको अंकित करना है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलवायु और मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जलवायु मौसम किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के लंबे समय के मौसम की स्थितियों की औसत अवस्था होती है। यानी मौसम क्या होता है, तो मौसम कम समय में होता है। जैसे मौसम कभी भी बदल सकता है, किसी वक्त भी बदल सकता है, जैसे मिनटों में भी बदल जाता है, कभी बारिश हो रही तो कभी धूप हो गई तो कभी सर्दी लगने लगी, इस तरह। लेकिन जलवायु क्या होता है, लंबे समय की स्थिति का होता है ना। मौसम समय समय पर स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। देखिए वही चीज जलवायु लगभग स्थायी रहती है। एक ही स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ हो सकता है और दोपहर व शाम का कुछ और हो सकता है। वही चीज की हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते बदलता रहता है। जलवायु एक स्थान पर लगभग एक ही प्रकार की होती है। ताप, क्रम, वर्षा तथा हवाएं आदि मिलकर मौसम की रचना करते हैं। इन्हीं तत्वों की लघुकाल की स्थिति को मौसम कहा जाता है। जलवायु तापमान एवं वर्षा आदि कारकों पर निर्भर करती है और उन तत्वों का वर्ष भर अध्ययन करके सामान्य स्थिति को निकाल लिया जाता है। जलवायु और मौसम के तत्व समान है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं कौन कौन सी है? किन्हीं 2 खनिज संपदाओं का वर्णन करें। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं हो जाती हैं। भारत में विभिन्न राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की अधिक कमी है। देश में कुल खनिज संसाधन का मात्र 1% उत्तर प्रदेश में, यानी कि 1% उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। राज्य में खनिज पदार्थ मुख्यतः दक्षिण में पठारी भाग में मिलते हैं। राज्य में खनिज संसाधनों को खोजने, उन्हें विकसित करने तथा उन पर आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु 1955 में भूतला एवं
खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। वर्ष 1963 ईस्वी में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को भूवैज्ञानिक खोजों के अलावा खनन प्रशासन एवं खनिज परिहार तथा खनिज विकास संबंधी विषयों में प्रदेश सरकार को परामर्श देने के अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया गया। राज्य में उन खनिजों को नियंत्रित करने तथा उसके परिहार स्वीकृत करने हेतु उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली वर्ष 1963 से प्रभावी की गई। 23 मार्च 1974 को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इस नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश का खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में 10वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल खनिज उत्पादन का 2.6% उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया। वे जिले हैं ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी और प्रयागराज। राज्य में खनिज पदार्थों के निक्षेप क्षेत्र निम्नलिखित हैं। प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में स्थित हिमालय पर्वत का पार्श्ववर्ती भाग, दक्षिण का पठारी भाग जिसे बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है, चूना पत्थर। मिर्जापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित खजुराहों तथा रोहतास स्थानों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। मिर्जापुर जिले में चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों हेतु चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। यह खनिज सीमेंट बनाने में काम आता है। इसके अलावा उसका उपयोग सोडा ऐश, कैल्शियम साइनाइड आदि के निर्माण में भी किया जाता है। डोलोमाइट, यह खनिज मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र एवं कुछ मात्रा में बांदा जिले में भी प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण और ताप सहन के लिए होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग के इतर पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं गंधक के तेजाब के निर्माण में होता है। क्वेश्चन हो जाता है आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखे। सबसे पहले समझ लेते हैं आयात किसे कहते हैं। जब कोई सामान बाहर से मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। जब कोई चीज या सामान भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। अब समझ लेते हैं, देखिए क्वेश्चन इस तरह भी आता है और अथवा लगा के है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो वस्तुएं हम दूसरे देश से मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं और जिन चीजों को हम विदेशों को भेजते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो निर्यात कहते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयातित वस्तुएं हो जाती हैं पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, विशिष्ट इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरण, कच्चा कपास, कच्ची ऊन और कुछ मात्रा में अनाज। उत्तर प्रदेश की निर्यातित वस्तुएं खल, तंबाकू, मछली, चाय, कॉफी, चीनी, काजू, गिरी, मूंगफली, ये क्या की जाती हैं, ये निर्यात की जाती हैं। ठीक है ना। सूती वस्त्र, जूट वस्तुएं, चमड़े की वस्तुएं, कुछ इंजीनियरिंग वस्तुएं, रासायनिक उत्पाद एवं हस्तशिल्प। भारत की व्यापार शर्तें, जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का नियमन दूसरे देश की वस्तुओं से होता है इसे व्यापार की शर्तें कहा जाता है। दो देशों में दो वस्तुओं के व्यापार का विनिमय अनुपात की शर्त कहलाता है। इस प्रकार इसका संबंध उस दर से होता है जिस पर आयातों और निर्यातों का विनिमय किया जाता है। भारत की व्यापार की शर्तें लगातार प्रतिकूल रही और प्रति वर्ष और अधिक प्रतिकूल होती जा रही हैं। यद्यपि भारत के निर्यातों की भौतिक मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है और इसी प्रकार उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही, किंतु दुर्भाग्यवश हमारी निर्यात मदों की कीमतें उतनी तेजी से अथवा उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाती जितनी मात्रा में हमारे कुछ महत्वपूर्ण आयातों जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक आदि की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके कारण हमें आयातों की एक निश्चित मात्रा में बदले हर वर्ष अधिक से अधिक निर्यातों का भुगतान करना पड़ता है। अर्थात शेष विश्व के साथ भारत की व्यापार शर्तें लगातार बिगड़ती जा रही हैं। अपनी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने, विदेशी विनिमय कोष के संकट को समाप्त करने और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से निर्यातों में वृद्धि करना अनिवार्य है। विदेशी व्यापार की दिशा, भारत में व्यापार संबंध विश्व के सभी विकासोन्मुख तथा विकसित देशों से द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध विकसित किए जा रहे हैं। कई वर्षों के व्यापार के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि एशिया और ओशिनिया भारत के सबसे बड़े ग्राहक है। इसके पश्चात पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, अमेरिका तथा अफ्रीका का स्थान। देश में वर्ष 2020 से 21 में 12,99,355 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जबकि इसी दौरान 16,33,266 करोड़ रुपए का आयात किया गया। क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय है, इसके संरक्षण में अपने सुझाव बिंदुवार दीजिए। सांस्कृतिक विरासत, अब देख लेते हैं किसी भी प्रदेश की कला, संस्कृति, पुरातत्व विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्र, वाद्य यंत्र, शिक्षा एवं अन्य विशिष्ट साहित्यिक विषयों से संबंधित सामग्री ही सांस्कृतिक विरासत कहलाती हैं। राज्य की पुरातत्व सामग्री एवं स्थलों, स्मारकों के संरक्षण, यथावश्यक पुरास्थलों के खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व एवं पुरास्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लखनऊ से बाहर के इन जनपदों में भी पुरातत्व विभाग की क्षेत्रीय इकाइयां स्थापित की गई, जिसमें झांसी, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज है। 27 अगस्त 1996 को सरकार द्वारा एक
अधिसूचना जारी कर राज्य पुरातत्व विभाग को स्वतंत्र घोषित करते हुए सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया। संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश के मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा और देवरिया जिले में व्यापक सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इतिहास के अज्ञात पक्षों की जानकारी हेतु संगठन द्वारा मनवाडीह, सीतापुर, हुलासखेड़ा, लखनऊ, जामऊ एवं मूसानगर, कानपुर, सनीचर, सुल्तानपुर, राजा नल का टीला, नई डी एवं भगवान सोनभद्र, मल्हर, चंदौली में पुरातात्विक उत्खनन कराए जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन से क्या आशय है? गैर सरकारी संगठन, इसको देख लेते हैं। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ से आशय। गैर सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहा जाता है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी अथवा आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में ना कोई सरकारी करार होता है, ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। समाज के विकास में गैर सरकारी संगठन का योगदान। गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से जो भी कार्य करते हैं उन्हें अग्र प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य, तो इसमें देख लेते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विभिन्न संगठन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को करने, जिसे यूनिसेफ का नाम प्रमुख है। यूनिसेफ विश्व स्तर पर बच्चों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी प्रकार के कार्यक्रमों को चला रहा है, जिसमें बच्चों के टीकाकरण एवं पोषण संबंधी कार्यक्रम प्रमुख है। इसी प्रकार महिलाओं हेतु प्रसव के पूर्व तथा प्रसव के उपरांत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी कार्यक्रम चला रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम जैसे मलेरिया, पोलियो, कुपोषण एवं अन्य असाध्य रोगों के निवारण संबंधी कार्यक्रम चला रहा है। शिक्षा संबंधी कार्यों को वैश्विक परिदृश्य में सुलभ कराने का दायित्व संयुक्त संघ की विशेष एजेंसी यूनेस्को निभा रही है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने एवं देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को विकसित करने तथा समुन्नत कार्यों हेतुकृत संकल्पित। यूनेस्को ने शिक्षा के विकास के लिए अल्प विकसित देशों में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने, स्कूल से वंचित बच्चों को पुस्तकें तथा गणवेश उपलब्ध कराने एवं दूर स्कूली जीवन में कुपोषण से बचाने संबंधी कार्यक्रम को वृहद स्तर पर अपनाया। आज गैर सरकारी संगठनों में यूनेस्को का शिक्षा में किया जा रहा योगदान शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु विशेष उल्लेखनीय कदम सिद्ध हुआ है। खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य। गैर सरकारी संगठनों के कार्यों में खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य भी निरंतर किए जा रहे हैं। भारत में तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने, ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, सिंचाई के साधनों को विकसित करने तथा खाद्य समस्याओं को व्यवस्थित करने, राजस्थान की भूमि शरण को रोकने में खाद्य एवं कृषि संगठन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। संगठन कृषि विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। भारत की जनसंख्या नीति एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की जनसंख्या नीति के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार है। परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाओं तथा पुनर्जन योग्य बनाने वाली सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था, माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को महत्व देना, लड़कों तथा लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 व 18 वर्ष करना, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% विशेष रूप से परिवार कल्याण कार्यों के निष्पादन तथा सफलता से संबंधित करना, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रचार। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा जाता है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 67% जनसंख्या कृषि तथा कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। चीन को छोड़कर भारत ही विश्व का ऐसा देश है जहां जनसंख्या का इतना बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है। यहां जनसंख्या को भोजन, पशुओं को चारा तथा कारखानों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। हमारा औद्योगिक ढांचा कृषि के मजबूत आधार पर टिका हुआ है। हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय? इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो इसको देख लेते हैं। भारत में कृषि उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हेतु किए जा रहे संगठित प्रयासों को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित कारणों से इसका विस्तार आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि पर आधारित उद्योगों को एकाधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु कृषि पदार्थों का अधिकाधिक उत्पादन करने तथा उसके निर्यात में विदेशी मुद्रा प्राप्ति करने हेतु देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है विकासशील देशों में साक्षरता दर की कमी के क्या कारण है? विकासशील देश यानी जो विकास करने के लिए तत्पर है और विकसित देश जो विकास कर चुके हैं, ठीक है ना। साक्षरता दर की कमी का प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी लोगों को शिक्षा सुलभ हो पाना कठिन है। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ नहीं होती है, जिससे आवश्यकता अनुसार शिक्षा पर व्यय नहीं हो पाता है। देश की जनसंख्या के अनुपात में ना तो विद्यालय है और ना ही शिक्षक है, जिससे शैक्षिक स्तर में वृद्धि नहीं हो पा रही है। विकासशील देश शैक्षिक संसाधनों के अभाव में साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? इसके प्रवर्तक कौन थे? इसका प्रथम सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? गुट निरपेक्षता की नीति साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए, शांति व्यवस्था हेतु प्रयास किए जाए, राष्ट्रवाद, संप्रभुता तथा आत्मसम्मान की रक्षा की जाए, आर्थिक विकास हेतु प्रयास किया जाए। इसके प्रवर्तक भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था।
भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्वरोजगार योजना क्या है? बताएं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना का शुभारंभ 8वीं योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों युवकों को कारोबार में लघु इकाइयों की स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में धन देने की व्यवस्था हेतु किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5%, पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की भी व्यवस्था है। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 ईस्वी में शहरी बेरोजगार युवकों को लघु उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना द्वारा शहरी निर्धन व्यक्तियों हेतु मूल सुविधाओं की व्यवस्था कर मजदूरी संबंधी रोजगार की उपलब्ध कराया जाता है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र बताएं या लिखें। जनसंख्या का घनत्व साधारणतः किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करके किया जाता है। सूत्र इस प्रकार है। जनसंख्या घनत्व देश की कुल जनसंख्या बटे देश का कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन आपका हो जाता है आज की इस सीरीज का आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? भारत में 29.8% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। क्वेश्चन हो जाता है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, जन्म दर एवं मृत्यु दर में क्या अंतर है? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष में एक वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की। अगर अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर ले, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।